Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 2nd of January 2026. तो गाइज आज है तारीख 2 जनवरी 2026 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहां पे आपके सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया गया है। क्योंकि एक तो सेपरेट वीडियोस चैनल पे अपलोड होता है डेली बेसिस पे, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस मिल जाता है, जहां पे हम द हिंदू को बहुत विस्तार से कवर करते हैं। न्यूज़ आर्टिकल, शॉर्ट न्यूज़, लॉन्ग न्यूज़, एडिटोरियल, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग, सब कुछ वहां पे कवर किया जाता है। तो उस वीडियो को तो अपने शेड्यूल में ज़रूर से ऐड कर लेना अगर आप यूपीएससी या दूसरे अन्य प्रकार के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। बाकी अर्ली मॉर्निंग में रोज़ सुबह 6 बजे आपको ये वाला लेक्चर मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा काम का है, आपकी प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स को बूस्ट कर सकता है, जहां पे हम दूसरे सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। जैसे गवर्नमेंट के कुछ सोर्सेज हो गए, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, उसके अलावा और भी अन्य सोर्सेस जैसे डाउन टू अर्थ, ये इन सभी के आर्टिकल्स दोस्तों इस लेक्चर में आपके कवर हो जाते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है, छोटा सा 30 to 40 मिनट्स आपका लेगा, जिसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज आपके हाथों हाथ कवर हो जाएंगे। मेक श्योर करें जितने भी लोग फर्स्ट टाइम अपने साथ में चैनल पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली बेसिस पे जब जब ये वीडियोस अपलोड हों तब तब आपके पास में इन सभी के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे शुरुआत करते हैं। आज का पहला आर्टिकल ये आपके सामने प्रेजेंट है। ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट रहने वाला है। क्या डिस्कशन हो रहा है? एसएमए के बारे में बात कर रहे हैं, स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी। कई बार आपने इसको न्यूज़ में कवर होते हुए देखा होगा, रील्स में कई बार आपने वीडियोस देखी होंगी एसएमए को लेकर कि यहाँ पर किसी बच्चे को इंजेक्शन लगना है, ठीक है, करोड़ों रुपए का इंजेक्शन वो आ रहा है। वो समस्या यही है एसएमए, स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी। खासकर ये बच्चे को बहुत परेशान करता है, छोटे बच्चे को, जिसकी उम्र मतलब जो बच्चा इवन पैदा हुआ है अभी 6 महीने की यहाँ पर उसकी एज हुई है, 6 महीने से कम एज में, जितना कम उम्र का बच्चा रहेगा उसमें उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है इस एसएमए का। उसकी जान जाने का खतरा यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाता है, सिवेरिटी और इंक्रीज हो जाती है। तो सर ये तो हमें समझ में आया कि एसएमए न्यूज़ में है, लेकिन ये तो बताओ क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि रिसेंटली अभी पीआईबी के अंदर में ये खबर आपके लिए कवर की गई है, न्यूज़ भी मैंने लगा दिया है। न्यूज़ यह है कि हाल ही में शेख खलीफा मेडिकल सिटी ये पहला हॉस्पिटल बन चुका है दुनिया का। ध्यान में रखिए, एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया का पहला हॉस्पिटल बन चुका है जहां पर ये बीमारी को ठीक करने की वन टाइम जीन थेरेपी दी जाएगी, और इस वन टाइम जीन थेरेपी को बोला जाता है IDVISMA। तो ये थेरेपी दी जाएगी ताकि स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी जैसी प्रॉब्लम की, इस बीमारी का यहाँ पर कुछ सोल्यूशन निकाला जा सके। समझे? इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो आइए, एग्जाम में पूछेगा क्या? या तो ये इस हॉस्पिटल का नाम पता होना चाहिए, शेख खलीफा मेडिकल हॉस्पिटल, या दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी एग्जैक्टली है क्या, इसके पीछे का मेन कारण क्या होता है, किस चीज़ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस गंभीर समस्या के अंदर में। तो दोस्तों पहली बात तो ये बीमारी कोई नॉर्मल नहीं है। आप देख पाओगे जैसे दूसरी बीमारियां जो कॉमन होती हैं, अक्सर सुनाई देती रहती हैं, वैसा नहीं है। ये बहुत रेयर इशू है, बहुत कमी से दिखाई देता है। पेरेंट्स के जेनेटिक्स के माध्यम से आप कह सकते हैं ये बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है। इससे क्या होता है, एक बच्चे के न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स दिखने शुरू होते हैं। इसका मतलब है जो हमारी मोटर न्यूरॉन होती है, मोटर न्यूरॉन मतलब नर्व सेल्स जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। ब्रेन आपके बॉडी को सिग्नल देता है तभी तो आपके मसल्स काम करते हैं। ब्रेन सिग्नल दे रहा है तभी आपके हाथ मूव कर रहे हैं, पैर मूव कर रहे हैं, आप बैठ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। वो सब यहाँ पर इन नर्व्स की कनेक्टिविटी की वजह से। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी में जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है इन्हीं नर्व सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, मोटर न्यूरॉन्स को यहाँ पर ये इम्पैक्ट करता है। तो ये जो मोटर न्यूरॉन्स है ये क्या करती हैं, ये मोटर न्यूरॉन्स आपके बॉडी में मसल मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। आपके हाथ पैर मूव कर रहे हैं, मसल्स चल रहे हैं, वो इन मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से ही चल रहे हैं। जैसे एक बच्चा या एक इंसान चल पाता है, बैठ पाता है, कुछ खा रहा है तो उसको निगल पा रहा है, सांस ले पा रहा है, इन्हीं मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से। लेकिन अगर ये मोटर न्यूरॉन्स कमज़ोर हो जाएं तो इससे एक इंसान का जो जीवन है वो खतरनाक हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर वो इंसान अपने जीवन में सही से बैठ ही नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, कुछ खा नहीं पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा, उसके लिए ये प्रॉब्लम जानलेवा हो सकती है। और खासकर अगर इसकी सिचुएशन और ज़्यादा रिस्की हो जाए और ज़्यादा सीवर हो जाए तो क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर यही है कि वाई एसएमए अकर्स एंड इसके पीछे कॉजेज और जेनेटिक्स क्या क्या हैं।
क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ये आपने समझा कि मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है, और मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या है दोस्त? वॉलेंटरी मसल मूवमेंट को कंट्रोल करना, हमारी मांसपेशियों की जो ये मूवमेंट हो रही है इसको कंट्रोल करना। अब ये ऐसे में होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? एक तो रीजन है जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक कारण। होता यह है कि इस स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी के अंदर जो ये समस्या है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर एक जीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं SMN1 जीन। इस जीन में बदलाव होने की वजह से, इस जीन में अगर म्यूटेशन मतलब बदलाव हो जाए, या ये जीन यहां पर हमारे बॉडी से रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए, तो ये एक मेन कारण बन सकता है जिससे SMA नाम की बीमारी होती है। तो SMN1 जीन जो है ये कहां पे होता है? हमारे बॉडी में क्रोमोसोम 5 में प्रेजेंट होता है। ये छोटी छोटी बातें प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ वो कौन सी जीन है जिसमें बदलाव होने की वजह से SMA होता है, प्रॉब्लम फैलती है। वो है SMN1 जीन। ठीक है, क्योंकि ये जो जीन है दोस्तों, इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये क्या करता है, बॉडी के अंदर में एक प्रोटीन बनाता है। उस प्रोटीन को बोलते हैं सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन, और ये प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये प्रोटीन बनना, सफिशिएंट लेवल पर प्रोड्यूस होना ज़रूरी है, लेकिन जब हमारे इस जीन में बदलाव हो जाता है तो ये प्रोटीन सही तरीके से नहीं प्रोड्यूस हो पाता, इसकी सही मात्रा प्रोड्यूस नहीं हो पाती, जिससे हमारे मोटर न्यूरॉन्स बिगड़ने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, मरने लगते हैं। और जब मोटर न्यूरॉन्स अगर यहाँ पे डेथ इसकी होने लगी तो दोस्तों मसल्स के साथ कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो हमारा ब्रेन सिग्नल नहीं दे पाता हमारे मसल्स को कि हमें चलना है, बैठना है। अगर सिग्नल मिल रहे हैं तो बॉडी सही तरीके से मूव नहीं कर पा रही है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम SMA में हमको नजर आती है। ठीक है, इस फोटो के माध्यम से थोड़ा और गहराई से आप इन बातों को समझ पाओगे। ये मोटर न्यूरॉन्स का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको दिखाया गया है, ये रहे भैया न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स के अंदर में ये है SMN प्रोटीन, ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या कर रहा है, मोटर न्यूरॉन्स को सही तरीके से वर्क करने में मदद कर रहा है। और ये मोटर न्यूरॉन्स के जो यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे की साइड में, ये जो सिग्नल है ये हमारी मसल तक पहुँचते हैं, और मसल को इशारा मिलता है बैठने का, बैठते हैं, खड़े होने का, खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये सिग्नल कहाँ से मिल रहा है, ब्रेन से, लेकिन ये काम हो रहा है इन्हीं मोटर न्यूरॉन्स के माध्यम से। और मोटर न्यूरॉन सही तरीके से मसल से कब कनेक्ट होते हैं, जब SMN प्रोटीन सही मात्रा में बन रहा हो। अब मान लो एक कंडीशन SMA वाली आ चुकी है, स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी वाली। इस कंडीशन में ये जो प्रोटीन है इसका फॉर्मेशन बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जीन था हमारा SMN1 जीन, इसमें बदलाव हो गया। अब अच्छी मात्रा में SMN प्रोटीन नहीं बन पा रहा। देखो 2 ही प्रोटीन है यहाँ पर बस। तो ये जब प्रोटीन नहीं बन पा रहा तो ये जो ब्रेन से हमारे न्यूरॉन्स निकले हैं, ये न्यूरॉन्स मसल के साथ जो कनेक्शन बनाकर बैठते हैं ना, ये कनेक्शन तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन इनफ मात्रा में है नहीं। अगर ये प्रोटीन होता तो ये न्यूरॉन्स मसल्स के साथ में जुड़े रहते। अब इनके मसल्स के साथ कनेक्शन टूट गया है, तो ब्रेन जो सिग्नल दे रहा है मसल्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ब्रेन कह रहा है बैठ जा, बैठ ही नहीं पा रहा है इंसान, क्योंकि मसल्स तक वो सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा। इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, SMA बोलते हैं, स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी बोलते हैं। आई होप आपको बहुत सरल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करी है, जो क्लैरिटी के फॉर्म में आपके समझ में आ चुका होगा। अब इस प्रॉब्लम पे बताएं ज़्यादातर अफेक्टेड मसल्स कौन कौन सी हैं, ज़्यादातर कौन सी मांसपेशियों पे असर पड़ता है? ज़्यादातर शोल्डर और हिप मसल्स, नेक मसल्स, या रेस्पिरेटरी मसल्स के ऊपर में सी वैरायटी ऑफ केसेस के अंदर इंपैक्ट पड़ता है। और अगर एक बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी मसल्स वीक होने की वजह से हिप्स और थाइस बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, मसल्स का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है ना, उसके रिफ्लेक्सेस कमज़ोर हो जाते हैं, उसका रिएक्शन कमज़ोर हो जाता है, बैक और शोल्डर कमज़ोर हो जाते हैं, खाना सही से वो नहीं खा पाता, स्पाइनल जो इसकी स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी वो घूम जाती है, मुड़ सी जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो SMA कहीं ना कहीं बॉडी को अफेक्ट करता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जो ये स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी है, इसके अपने आप में प्रकार होते हैं। ये 5 प्रकार के 5 टाइप्स के कैटेगरी में पाए जाते हैं। इनमें जो पहली कैटेगरी होती है वो है बिफोर बर्थ, यानी बच्चे का जन्म होने से पहले ही वॉम्ब के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, SMA हो सकता है। और ये सबसे खतरनाक होता है। यहाँ पे बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम होती है, यहाँ पे बच्चे की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है अगर ये सही तरीके से ट्रीट नहीं हुआ तो। फिर उसके बाद ये तो टाइप 0 वाला केस मैंने आपको बताया, ये टाइप 0 केस है। फिर आता है टाइप 1। टाइप 1 में यहाँ पर 6 महीने से कम उम्र का बच्चा जो SMA का शिकार हो चुका है, इसमें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अक्सर केस ऐसा आता है जो फर्टिलिटी का होता है, बच्चे की जान चली जाती है। फिर टाइप 2 में आप देख पाओगे 6 से 18 महीने का यहाँ पर बच्चा होता है। ये केस थोड़ा सा मॉडरेट होता है। इसमें जो SMA है इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इस बच्चे को बचाया जा सकता है। फिर भी
टाइप 3 के अंदर में जो ये बच्चा है, ये एडोलेसेंट है, इसमें केसेस थोड़े माइल्ड आते हैं, बहुत कम केसेस आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बच्चा जो है इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल रहती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उसकी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो। टाइप 4 के अंदर में ये सिचुएशन और थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। तो कहने का मतलब जितना छोटा बच्चा उसमें उतना ही ज़्यादा ये बीमारी भयंकर नुकसान पहुँचा सकती है। अब क्वेश्चन यह है कि सर सिम्टम्स क्या है, किसी को ऐसे में हो जाए तो इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं। पहला लक्षण दिखाई देता है जनरल सिम्टम में मसल्स यानी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाना, मसल मास बिल्कुल बॉडी से ख़त्म हो जाता है, मसल टोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और सही तरीके से बच्चा बैठ नहीं पाता, खा नहीं पाता, चल नहीं पाता, जो जस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वही सेम चीज़ें इसमें रिपीट करी गई हैं। सवाल यह है कि सर इसका ट्रीटमेंट उपाय क्या है, अगर कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है तो बताओ। नहीं, प्रॉब्लम यही है कि आज तक इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं निकला है कि ये दवा है या ये ट्रीटमेंट है, ये दे दिया जाएगा तो इससे बच्चा ठीक हो जाएगा। नहीं, कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट में केवल हम अभी क्या करते हैं, लक्षण पे फोकस करते हैं। बच्चा जिन जिन लक्षणों का शिकार बना है उन लक्षणों को दूर करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि लक्षण खत्म हुए तो बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो एक सबसे बड़ा मॉडर्न एडवांस है वो है थेरेपी, जीन थेरेपी, जिसको हमने नाम दिया है IT विस्मा। ये एक फंक्शनल कॉपी करता है इस जीन का, SMN जीन, क्योंकि ये जीन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो इसी की कॉपी को डिलीवर करने का काम करता है ये जीन थेरेपी। ये वन टाइम ट्रीटमेंट है। इसका मेन पर्पज़ यही है कि ये जो बीमारी है ये बॉडी में आगे फर्दर फैलती नहीं है, बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो एक मॉडर्न एडवांस टेक्निक या ट्रीटमेंट आपके सामने ये प्रेजेंट है, जिसको लेकर दुनिया का पहला हॉस्पिटल कौन सा रहा, जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया। कुछ भी रिवाइज करना हो इन फ्यूचर तो आप रिवाइज कर सकते हैं इन रिवीजन पॉइंटर के माध्यम से। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए छोटे छोटे ये पैकेट्स बना दिए गए हैं ताकि भविष्य में आप इजीली इनको डाइजेस्ट कर सकें, रिवाइज कर सकें, एग्जाम में आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकें। ठीक है, ऐसे में क्या है, इसके पीछे का मेन कारण क्या होता है, किस चीज़ को अफेक्ट करता है, इसके टाइप्स, ट्रीटमेंट एंड करंट इशू क्या है। ठीक, चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अच्छा, एक बात और, सर ये PDF कहाँ मिलेगा? इतना सुंदर सा PDF यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी सारे कमेंट कल मैं देख रहा था। ये PDF आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप है दीपक यादव एजुकेशन PDF। जैसे ही टाइप करोगे टेलीग्राम पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और 74,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं वहाँ पे। आप भी ज़रूर से जाएँ, चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। इस PDF को डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए, चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हद से हद जितना हो सकता है मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपका काम है चीज़ों को रिवाइज़ करना, और रिवाइज़ भी अब ऐसा नहीं है सब कुछ करना है, छोटे छोटे यहाँ पर ये पैकेट्स बना के दिए जा रहे हैं, इनको रिवाइज़ करना है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल बात करता है YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। रिसेंटली काफ़ी खबरें इसको लेकर बनाई गई हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये भी एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसका एक फ़ोटो प्रेजेंट किया गया है। हुआ क्या है, डायरेक्टली मैं आपको थोड़ा सा जो न्यूज़ है वो समझाता हूँ। न्यूज़ यह है कि चाइना ने हाल ही में एक बहुत ही रेयर फुटेज रिलीज़ करा है। एक ऐसा फोटो रिलीज़ किया गया है जो थोड़ा सा शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए क्योंकि चाइना के पास एक ऐसा मिसाइल है जिसका नाम है YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल। और इस मिसाइल को चाइना ने अपने डिस्ट्रॉयर नाम के जहाज़, जो बड़ा साइज़ का लड़ाकू जहाज़ है, वहाँ से इसको लॉन्च करा है। इसकी फुटेज रिलीज़ करी है, जो कि ये दिखाता है कि चाइना की जो नेवल कैपेबिलिटी है वो कितनी मजबूत हो रही है। चाइना की जो नेवी है वो कितनी ज़्यादा आज के समय पर अपनी क्षमता को बढ़ाने के ऊपर में काम कर रही है। क्योंकि ये मिसाइल ना नॉर्मल मिसाइल जो हम नॉर्मली डिस्कस करते रहते हैं वैसा नहीं है, ये काफ़ी एडवांस है। एडवांस इसलिए है, नाम याद रखिएगा, नाम इसका बहुत काम का है, YJ-20 ईगल स्ट्राइक 20। एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लेगा, बताओ ईगल स्ट्राइक 20 रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? ये हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्या होता है? हाइपरसोनिक बेसिकली एक गति को डिनोट करता है, एक स्पीड को डिनोट करता है। कितनी स्पीड? माक 5 से ज़्यादा। माक 5 से ज़्यादा स्पीड अगर है तो वो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल है। माक 5 मतलब साउंड की स्पीड जो होती है, जो ध्वनि की स्पीड होती है। ध्वनि की स्पीड कितनी होती है? 1 माक। और ये 5 से ज़्यादा, यानी कि जो ध्वनि की साउंड की स्पीड है इससे भी 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई मिसाइल चलता है देन वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। और जो यहाँ पर YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी माक 6 की स्पीड है, यानी ये साउंड की स्पीड से, ध्वनि की स्पीड से 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से चल सकता है। इतनी स्पीड होना यानी इसको भेदना बहुत मुश्किल है। यानी आप हवा में इसको मार के गिराना, उड़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो चाइना ने डेवलप किया है, ये हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। दुश्मन के जहाज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मिसाइल को बनाया गया है, याद रखिएगा। इसका मेन पर्पस क्या है? चाइना की नेवी को मजबूत करना और दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर, दुश्मन के बड़े बड़े जहाज़, इनको तबाह करना, ये मेन रोल है।
दुश्मन की जो नेवी है वो चाइना में एंटर ना कर सके, स्पेशली ये चाइना का मेन पर्पस है जो इस मिसाइल के माध्यम से वो पूरा करना चाह रहा है। तो YJ-20 हमने डिस्कस किया। YJ-20 यहाँ पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्यों है, मैंने आपको बताया, क्योंकि माक 5 से ज़्यादा स्पीड है, यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा गति यहाँ पर इस मिसाइल की हमको देखने को मिलती है। इसके डिज़ाइन की बात करेंगे तो डिज़ाइन थोड़ा शानदार है। ये मिसाइल जो है ये बाइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ आता है। बाइकॉनिक स्ट्रक्चर मतलब इस मिसाइल में जो कोन है ना, वो डबल सी कोन नज़र आती है हमको। कैसी? वो डबल कोन नज़र आती है मिसाइल की आगे की साइड में, ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से जो हीट वगैरह है वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, क्योंकि इतनी तेज़ी से मिसाइल चलेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो दो नोक वाली शेप है ये क्या करती है, शॉक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो गर्मी है उसको पीछे एक दूसरा रास्ता दिखा देती है। तो इस तरीके से इस मिसाइल को डिज़ाइन किया गया है। इसकी रेंज कितनी है दोस्तों? तो रेंज है 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर तक के टारगेट को ये हिट कर सकता है। और स्पीड है माक 6, जो मैंने आपको बताया, लंबी रेंज वाला मिसाइल, हाइपरसोनिक स्पीड से चलने का मिसाइल, कि भाई जो दुश्मन है उसको रिएक्शन देने का टाइम ही ना मिले, दुश्मन रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा इतना जल्दी, इतनी तेज़ी से चलने वाला ये मिसाइल है YJ-20 मिसाइल। समझे? अब आगे सुनिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है कि भाई ये डिफेंडर रिएक्शन टाइम को कंप्रेस कर देता है। डिफेंडर कौन है? जैसे चाइना ने मान लो ताइवान पे मिसाइल दागा, तो मिसाइल रोकने के लिए ताइवान पूरी कोशिश करेगा। ताइवान अपने देश में जो कह सकते हैं कि डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो लगाएगा कि भाई दुश्मन का मिसाइल अगर आ रहा है तो उसको हवा में मार के गिराया जा सके। लेकिन ये मिसाइल इतना तेज है कि ताइवान को भी टाइम ना मिले पाए। ताइवान का जो यहाँ पर डिफेंड करने का रिएक्शन टाइम है वो कम पड़ जाएगा, ये इतनी तेज़ी से चल सकता है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। जो हम लोग जहाज़ में रडार लगाते हैं या हमारे मिसाइल इंटरसेप्टर्स हो जाएं तो जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में मार के गिरा दें, ये सही तरीके से इसको भेद नहीं पाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। ये बात इसमें मेंशन की जा रही है। और अच्छी चीज़ यहाँ पर चाइना के लिए क्या है कि चाइना इस मिसाइल को केवल अपने जहाज़ से नहीं लॉन्च कर सकता, अपने जहाज़ से तो लॉन्च कर ही सकता है, उसके साथ साथ ये बॉम्बर यानी हवा में से भी लॉन्च कर सकता है। जैसे चाइना का अभी H-6K बॉम्बर है जो बम गिराने के लिए जाना जाता है ऊपर में से। तो बेसिकली यहाँ पर इस वाले एयरक्राफ्ट से भी क्या हो सकता है, इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। दोनों कैपेबिलिटीज़ के साथ में चाइना ने इस मिसाइल को डेवलप किया। अब एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन बनेगा, आप रेडी हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ये सारे रिवीजन पॉइंटर्स आपको बनाकर दिए गए हैं। चाइना का हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल, स्पीड कितनी है, रेंज और डिज़ाइन वगैरह वगैरह। अच्छा, एक बात और है यार, मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया हूँ, जो भी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं, हम जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, इसको माइंड में याद रखना, इसको पढ़ते चलना। मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे हर एक आर्टिकल से, और उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपना स्कोर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और अपना पार्टिसिपेशन करने के बाद में उनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दें। इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा पूरे लेक्चर में। पूरे लेक्चर को आप अच्छे से सुन पाओगे, क्योंकि अच्छे से सुनोगे तभी आंसर का जवाब दे पाओगे। और टेस्ट में अपना स्कोर लिख देना, जैसे 4 क्वेश्चन हैं या 5 क्वेश्चन हैं तो आपने कितने सही किए, 4 में से कितने सही हुए हैं, उसको ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना। मुझे पता चलेगा कौन कौन लोग रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके नाम पता चलते रहेंगे। और ये सीरीज़ फिर क्वेश्चन वाली सीरीज़ भी फिर रेगुलर बेसिस पे मेंटेन होती हुई चलेगी। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ओल चिकी स्क्रिप्ट के बारे में। ओल चिकी स्क्रिप्ट रिसेंटली चर्चाओं में भी था, क्योंकि दोस्तों अभी संथली भाषा चर्चाओं में थी। संथली भाषा को लगभग यहाँ पर 100 साल पूरे हो चुके हैं, और अभी रिसेंटली ये संथली भाषा क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि दोस्तों इस भाषा में हमारा संविधान का एक नया वर्जन रिलीज़ करा गया है। रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने संथली लैंग्वेज में संविधान को लॉन्च किया है। ये देखिए, ये संथली भाषा है। जैसे आप अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं ABCD, वैसे संथली भाषा में एक स्क्रिप्ट होती है, और उस स्क्रिप्ट के अंदर में ये अल्फ़ाबेट्स का काम करेंगे। और उस स्क्रिप्ट को हम क्या कहते हैं, उस स्क्रिप्ट को कहते हैं ओल चिकी स्क्रिप्ट। तो ओल चिकी स्क्रिप्ट को बेसिकली 100 साल पूरे हो चुके हैं। इसी ओल चिकी स्क्रिप्ट से संथली भाषा बेसिकली प्रोड्यूस होती है, संथली भाषा यहाँ पर बनती है। क्योंकि भाषा कैसे बनेगी, वर्ड्स को जोड़कर। वर्ड्स कैसे बनेंगे, अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर। अल्फ़ाबेट्स बेसिकली यानी स्क्रिप्ट कहलाएगी, और यहाँ पर ओल चिकी स्क्रिप्ट से ही दोस्तों संथली भाषा बनकर आती है, ध्यान में रखिएगा। तो रिसेंटली भारतीय संविधान को एक और भाषा में लॉन्च किया गया है, संथली भाषा में। हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है पहले, बहुत विस्तार से पढ़ा हुआ है। तो मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो है दोस्तों एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जिसको हम बोल रहे हैं ओल चिकी स्क्रिप्ट।
ये भारत की जो संथली भाषा बोलने वाली ट्राइबल कम्युनिटी है, आज हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये जनजातीय समुदाय संथली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और संथली भाषा कौन से स्क्रिप्ट से आती है? ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट से आती है। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। 2 बार प्रीवियस ईयर में सवाल बन चुके हैं, एक बार 2022 में, एक बार 2013 में। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ यह है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किसने किया था? ठीक है, ये किसने यहाँ पर स्क्रिप्ट की शुरुआत की थी? तो 1925 में इस स्क्रिप्ट की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये स्क्रिप्ट इन्होंने ही क्रिएट की थी ताकि संथली भाषा को, संथली ट्राइबल कम्युनिटीज़ की पहचान को बनाया जा सके, लंबे समय तक प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि क्या हो रहा था, नई नई भाषा जन्म दे रही थी और बड़ी बड़ी भाषाएं दोस्तों यहाँ पर डोमिनेट कर रही थी। पुरानी छोटी छोटी भाषाएं जो कम लोग बोलते थे, वो उनकी पहचान खत्म होती चली जा रही थी। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने यहाँ पर सोचा एक स्क्रिप्ट बनाई जाए जिस स्क्रिप्ट से संथली लोगों की पहचान होगी। वो संथली भाषा का इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसी भाषा होगी जो कि बेसिकली इंडिपेंडेंट वे में केवल और केवल संथली रिलीजन कह रहा हूँ, संथली आइडेंटिटी को प्रमोट करेगा। ठीक है, ट्राइबल लिटरेचर को प्रमोट करेगा, एजुकेशन को प्रमोट करेगा। तो इस आधार पे जो यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है इसकी शुरुआत की गई, इसको क्रिएट किया गया। तो एग्जाम में पूछ लेगा किसने इन्वेंट किया है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने किया है। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट कौन सी भाषा को आगे सोर्स करेगा? संथली भाषा को, संथली लैंग्वेज को यहाँ पर ये बनाएगा। पंडित रघुनाथ मुर्मू जी कौन थे? एक राइटर, टीचर और सोशल रिफॉर्मर थे जो ओडिशा के मयूरभंज स्टेट से बिलोंग करते हैं। इनका मानना था कि भाई जो भाषा है वो सरवाइव कर पाती है तब जब उसकी खुद की एक स्क्रिप्ट हो, हम पता लगा सकें, स्क्रिप्ट के बारे में चर्चा होगी, एक स्क्रिप्ट यहाँ पर हमारे सामने होगी, हम पता लगाएंगे कि भैया ये संथली भाषा की एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है। जैसे बंगाली की, ओडिया की, देवनागरी आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, हिंदी के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट आती है। तो यहाँ पर बेसिकली संथली लैंग्वेज के लिए भी इस प्रकार की जो स्क्रिप्ट है वो बनाने की कोशिश की गई इनके माध्यम से, और स्क्रिप्ट इन्होंने रेडी भी कर दी। और उस स्क्रिप्ट के अंदर में टोटल 30 लेटर्स थे। ठीक है, 30 लेटर्स थे। ये यूनिक इसलिए थी क्योंकि दोस्तों ये संथली स्पीच पैटर्न्स को यहाँ पर एक पहचान दे रही थी। और ये भाषा इन्होंने ऐसी बनाई जो बेसिकली ओरल टू रिटन ट्रांजिशन बहुत ईजी किया जा सकता था, यानी कि जो बोल रहे हैं उसको आराम से लिख सकते थे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों ये जो स्क्रिप्ट है इसको रेडी किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने। अब ओल्ड चिकी के कुछ दूसरे नाम भी हैं, तो एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। मान लो ओल्ड चिकी करके ना पूछ ले, वो केवल ओल्ड सेमेट क्या है, ओल्ड सिकी, ओल्ड संथली अल्फ़ाबेट्स, कुछ इस तरीके से यहाँ पर वो सवाल पूछ सकता है। समझे? तो ये जो लैंग्वेज, इसकी शुरुआत 1925 में यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट इन्वेंट किया गया था, तो आज 2025 में 100 साल पूरे हो चुके हैं इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को। ध्यान रखिएगा इसका इंपॉर्टेंस कि भाई ये संथली कल्चर को, संथली पहचान को ये और ज़्यादा प्रमोट करने का काम करता है। तो ये संथली भाषा क्या है? संथली भाषा का जन्म मैंने बताया इसी ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट से आता है। संथली लैंग्वेज आज आपको याद होगा, जैसे भारत की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो उन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में एक भाषा संथली भाषा भी देखने को मिल जाती है। 92nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया था साल 2003 में, तो ये जो संशोधन हुआ संविधान में, उसी के माध्यम से इस संथली भाषा को भारत के 8वें सूची में 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। आज इंडिया में आप देख पाओगे एक ट्राइबल कम्युनिटी है, संथल कम्युनिटी, जो आज बहुत सारे भारत के राज्यों में, स्पेशली देखो झारखंड में सबसे ज़्यादा संथली भाषा इस्तेमाल करने वाले स्पीकर्स हैं, फिर ओडिशा में है, फिर वेस्ट बंगाल में है। और संथली भाषा जो है ये कोई बेसिकली एक पर्टिकुलर कंट्री में या एक पर्टिकुलर स्टेट में जाने वाली भाषा नहीं है दोस्तों। ये एक ट्रांस बाउंड्री लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। ट्रांस बाउंड्री मतलब भारत के साथ साथ नेपाल के कुछ हिस्से हैं, बांग्लादेश के कुछ हिस्से हैं एंड भूटान के कुछ हिस्सों में भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, संथली के बारे में समझ में आया। संथली के बारे में कैसी भाषा है ये आपको क्लियर हुआ। बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ इस्तेमाल करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आज भारत के अंदर में संथली भाषा इस्तेमाल करने वाले 7 मिलियन के आसपास लोग हैं। संथली भाषा कौन से स्क्रिप्ट से बनकर आती है? ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट से आती है। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट 1925 में बनाई गई थी पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के थ्रू, जो जस्ट अभी हम डिस्कस कर आए। संथली भाषा के इतिहास में 2 न्यूज़पेपर रहे हैं। एक न्यूज़पेपर है होर समाचार और दूसरा है संथली जागो। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि भारतीय संविधान को भी अब संथली भाषा में रिलीज़ कर दिया गया है, जिस वजह से ये संथली बार बार न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन हो, देखो 2013 में सवाल ये था कि बताओ संथली कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है।
तो संथली भाषा दोस्तों ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है। फिर 2022 का क्वेश्चन यह है कि कौन सी ट्राइबल लैंग्वेज ऐसी है जो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करती है। तो संथली लैंग्वेज, संथली भाषा ऐसी है जो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट का यूज़ करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। कुछ रिवाइज करना है तो ये रहे आपके रिवीजन पॉइंटर, जिसको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ आते हैं और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक स्नेक की स्पीशी के बारे में। शायद आपके पास में ये वीडियो आया होगा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होंगे तो ये वीडियो देखने को मिला होगा। ये वीडियो बहुत वायरल है, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। तो अभी एक बैंडेड कैरेट का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और इस वीडियो को शेयर करने वाले भारत के फॉरेस्ट ऑफिसर ही हैं। रात में दस्तक मार रहे थे, उस दौरान यहाँ पे एक वीडियो शेयर किया जिसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा चमकता हुआ ये सांप आपको दिखाई देगा, बैंडेड कैरेट। दूर हो जाओ ज़रा, देखो बड़ा हो रहा है ये सांप दूर हो जाओ स्क्रीन से, कहोगे फिर बाद में कि सर ऐसी पिक्चर्स मत लगाया करो। ऐसी पिक्चर अगर नहीं लगाऊंगा तो समझोगे कैसे यहाँ पर कौन से स्नेक की स्पीशी की हम बात कर रहे थे। तो ये जो बैंडेड कैरेट देख रहे हो ना, ठीक है, तो ज़्यादा दूर हो जाओगे तो ठीक है, वरना फ़ोन से निकलना है कहीं बाहर, है ना। तो ये येलो और ब्लैक कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर का लुक जो है ग्लॉसी सा लुक यहाँ पर नज़र आएगा। इसकी जो बॉडी है वो थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में नज़र आती है। पूरी बॉडी इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में बनी हुई है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, मैंने आपको बताया कारण। इसका एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा था जो अलग अलग अखबारों में कवर किया गया, इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया गया, जिस वजह से बैंडेड कैरेट न्यूज़ में है। तो बैंडेड कैरेट क्या है, एक सांप की प्रजाति। ये जो सांप है ये हाईली विनोमस स्नेक है। हाईली विनोमस मतलब बहुत ही ज़्यादा जहरीला, जो स्पेशली साउदर्न रीजन में या साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, यानी भारत में और भारत के आसपास के पड़ोसी देश साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, उसमें पाया जाता है। इसकी पहचान कैसे होती है, इस पे 2 कलर के पट्टे चलते हैं, एक ब्लैक कलर का पट्टी चलती है और एक येलो कलर की पट्टी दिखाई देती है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्नेक है। डेंजरस मतलब इसका जहर बहुत खतरनाक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों में ये काउंट होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सांप बहुत शर्मीला है, ऐसा माना जाता है। नॉक्टर्नल स्पीशी है जो रात में जागती है, दिन में सोती है। ठीक है, तो इसका जो कलर है, वैसे कलर तो बड़ा चमकता धमकता जो दिखाई दे रहा है, तो आर्टिकल में कहा जा रहा है इसके कलर पे मत जाना। कलर से ऐसा लग रहा है बहुत क्यूट सा स्नेक है, जहरीला वगैरह कुछ नहीं होगा। स्नेक कब क्यूट हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ये ब्रांडेड कैरेट है इसके कलर पे मत जाना, क्योंकि ये हाईली विनोमस है, जहरीला बहुत है। ये कौन से परिवार से बिलोंग करता है, एलापिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखो ये है काम की चीज़ जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। एलापिडाई फैमिली, एलापिडाई क्या होती है, एलापिडाई फैमिली के अंदर में सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों को कवर किया जाता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा विनोमस स्नेक, जिसमें कोबरा हो गया, कोबरा के अलावा यहाँ पर ये कैरेट वाली स्पीशीज़ हो गई, जो एक कैरेट है, बैंडेड कैरेट हो गया, माम्बाज हो गए, ब्लैक माम्बा वगैरह हो गया। ये सारे सांप वो हैं जिनका जहर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और इसी वजह से इनको एलिपिड स्नेक कहा जाता है, या एलिपिडाई फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। देखो काम की बात आ गई है, क्योंकि ये सांप, इन सांपों के अंदर में जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिक वेनोम होता है। ये सांप का जहर अगर बॉडी में किसी इंसानी शरीर में पहुंचा तो वो सांप का जहर सीधा ब्रेन को इंपैक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और थोड़ी देर में इंसान की मृत्यु हो जाती है। इतने खतरनाक जहर है। अब इसके फिजिकल आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या है, बताया कि ब्राइट ब्लैक और येलो कलर के बैंड्स इसके शरीर पे दिखाई देते हैं, ट्रायंगुलर बॉडी है, स्मूथ और ग्लॉसी स्केल्स हैं, बहुत चमकीला सा, मतलब चमक धमक सी ऊपर नजर आती है। ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, मतलब दूसरे कैरेट नाम के जो स्नेक्स हैं, जिसमें यहाँ पर और भी कैरेट की स्पीशीज आती हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला यही बैंडेड कैरेट है। ये पाया कहाँ पे जाता है, मैंने बताया इंडिया में, खासकर इंडिया में भी यहाँ पर देखोगे बहुत सारी जगहें जहाँ पर ये स्पीशी देखने को मिलेगी। लेकिन एग्जाम में प्रश्न मिल जाए क्या ये बैंडेड कैरेट क्या केवल भारत में पाया जाता है, आप कहेंगे नहीं। भारत के साथ साथ जो ये प्रजाति है बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया, वियतनाम, सदर्न चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज़ में पाया जाता है। दैट मीन्स ये सब कंट्रीज़ कहाँ पर हैं, ये सब साउथ ईस्ट एशिया में ही तो हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन के अंदर में ये जो सांप की प्रजाति है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है बैंडेड कैरेट की। बाकी 4 सांप की प्रजातियां ऐसी भी हैं भारत में जिनके काटने की वजह से आज सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें से इंडियन कोबरा, कॉमन कैरेट हो गया, अभी बैंडेड कैरेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक कॉमन कैरेट भी होता है, फिर रसल वाइपर मोस्ट डेंजरस, बहुत ही खतरनाक होता है, फिर यहाँ पर 100 स्केल्ड वाइपर अगेन मोस्ट डेंजरस। इन सब के अंदर में जहर जो है बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि सांपों में जहर अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक जहर, न्यूरोटॉक्सिक जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, बैंडेड कैरेट में भी न्यूरोटॉक्सिक पाया जाता है, नहीं जहर सीधा दिमाग को अटैक करता है। फिर एक जहर होता है दोस्तों हेमोटॉक्सिक। हेमोटॉक्सिक बेसिकली क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग करता है,
ये खासकर यहाँ पे हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है, खून को जमा देता है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आप लोग इस बात को समझे होंगे। ये देखिएगा, रसल वाइपर की बात हो गई, सॉ स्केल्ड के वाइपर की स्पीशीज़ की बात हो गई। तो ये सारी प्रजातियां हैं जो किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, वो जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पर समझा। अब क्वेश्चन आता है हैबिटेट प्रेफरेंस की। ये बैंडेड कैरेट को कहाँ पे रहना पसंद है? ज़्यादातर जो वेटलैंड्स हैं, लेक, झील, उनके आसपास जंगल में रहना पसंद है, या वाटर बॉडीज़ के पास में ज़्यादातर बैंडेड कैरेट रहते हैं। ये इनका मेन हैबिटेट है। अच्छा, एक बात और, जो जब भी सांप होता है ना, देखो कोबरा के बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है ना, अपना नेस्ट बनाता है, मतलब कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पहले बन चुके हैं। तो हमेशा क्या होता है, इनके बिहेवियर भी पूछ लिया जाता है। तो जब बैंडेड कैरेट की बात होती है तो इनमें बिहेवियर क्या एक आता है, फीडिंग बिहेवियर, और इनका फीडिंग बिहेवियर खतरनाक है। ये बैंडेड कैरेट कार्निवोरस होते हैं, और मेनली किस प्रकार के सांप होते हैं, ये होते हैं ऑफियोफेगस। इनका नेचर होता है ऑफियोफेगस। ऑफियोफेगस मतलब ये दूसरे सांपों को खाते हैं। बैंडेड कैरेट दूसरे स्नेक्स को खाते हैं, और इसी नेचर को ऑफियोफेगस कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म मिल जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें कौन सा वीनोम मिलता है? न्यूरोटॉक्सिक मिलता है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा होता है हेमोटॉक्सिक। इसमें बैंडेड कैरेट में जो मिलता है वो न्यूरोटॉक्सिक मिलता है। बैंडेड कैरेट बेसिकली आज के समय पर एक ऐसी प्रजाति है जो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है आईयूसीएन के अंदर। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी मतलब दुनिया भर में, भाई अभी हमने लिस्ट देखी है, इतने सारे देशों में ये प्रजाति पाई जाती है। तो इसकी संख्या जो है ज़्यादा खतरे में नहीं है, इसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी अवेलेबल है, इसलिए आईयूसीएन में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। आईयूसीएन स्टेटस डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो ये बात हो गई दोस्तों बैंडेड कैरेट की। इसको आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर, जिसमें बैंडेड कैरेट, इसका साइंटिफिक नेम, फैमिली वगैरह सब कुछ दिया गया है। लास्ट में रिवाइज करने के लिए छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो बहुत हेल्प करेंगे। चलिए, अब जो डिस्कशन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर यूपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में कि भाई यार एक गलती हो गई, रियली सॉरी, माफ़ी चाहूँगा यार। ये गलती मुझे अब दिखाई दे रही है, अभी तक दिखाई नहीं दी थी। गलती यह है कि हर एक क्वेश्चन में आंसर तो दिए गए हैं, ठीक है, ये मैंने मतलब कैसे लगा दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर एक क्वेश्चन में आप देख पाओगे ये जो स्टेटमेंट है बोल्ड किया हुआ है ना, बोल्ड हुआ है, तो इसके यही आंसर है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी। ये होता है बाय अ म्यूटेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन्स। सवाल यह है कि बताओ इनमें से कौन से जीन में बदलाव होने की वजह से स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी जैसी प्रॉब्लम फैलती है। तो वह है SMN1 जीन, क्रोमोसोम 5 में पाया जाता है, जिसमें बदलाव होने की वजह से स्पाइनल मैस्कुलर एट्रोफी जैसी समस्या फैलती है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, टर्मिनल फ्लाइट प्रोफाइल ऑफ YJ-20। YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल रिसेंटली न्यूज़ में था। इसको किस लिए डिज़ाइन करा गया है, यह है सवाल। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है कि भाई जो व्यक्ति रोकने वाला है इस मिसाइल को, उसको टाइम कम मिलेगा। तो ये जो मिसाइल है इसको क्यों डिज़ाइन किया गया, इसका जो प्राइमरी डिज़ाइन है वो इसलिए है क्योंकि ये डिफेंडर के रिएक्शन टाइम को रिड्यूस कर देता है, और भाई यहाँ पर इसको इंटरसेप्ट करना यानी हवा में इस मिसाइल को भेजना काफ़ी मुश्किल है। फिर हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था, यहाँ पर यह है ओलचिकी स्क्रिप्ट। ओलचिकी स्क्रिप्ट कौन सी भाषा से एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, वो है संथली लैंग्वेज। ये स्क्रिप्ट संथली लैंग्वेज से एसोसिएटेड है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया था, जो कंजर्वेशन स्टेटस है बैंडेड कैरेट का। बैंडेड कैरेट जो बेसिकली एक सांप की स्पीशी है, तो आईयूसीएन के अंदर में इसको कहाँ पर रखा गया है। तो आईयूसीएन में ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है क्योंकि इसकी प्रजाति अच्छी खासी अवेलेबल है। तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए थे, इस क्वेश्चन को चलो सॉल्व कर लिया है। आज का हमारा सेशन इतना ही। आई होप आपने बहुत कुछ जाना होगा, छोटे से सेशन में बहुत कुछ जानकारी मिली है। ये सुंदर सा PDF अगेन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, दीपा यादव एजुकेशन PDF लिख देना, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाना है। ठीक है, चलिए फिर से मिलेंगे कल सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे। मेरे साथ में कल सभी लोग सुबह 6 बजे अवेलेबल रहिएगा। वीडियो प्राइमर कर दिया जाएगा, आपको ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम अभी न्यूज़पेपर एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे। जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसी चैनल पर इसके बाद एक और वीडियो अपलोड हुआ है, लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे लाइव क्लास की गई है द हिंदू एनालिसिस की। उसे देखिएगा, उसमें आपको और मज़ा आएगा। आपके करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।